फंड के सिंह साहब, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईटी नॉट स्वदेश पे आपका स्वागत है। आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी सीजन्स ग्रीटिंग्स। आप देश के जिस भाग से आते हैं वहाँ पे जो भी त्यौहार से मनाया जा रहा है, इस समय तो पूरा कंट्री एक रीबाउंड मोड में है, त्यौहार का माहौल है। लोग ओमनिकॉन से काफ़ी अच्छी तरह फाइट करके रेजिलियंस शो कर रहे हैं और शायद वही मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है सेंटिमेंट। हाँ जी, धन्यवाद। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके सारे दर्शकों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं, और जो भी उनका त्यौहार है उसके लिए शुभकामनाएं। आपकी बात सही है। आई थिंक इकोनॉमी में जो हमें देखने को मिल रहा है, जब हम कंपनी से बात करते हैं, कंपनी के सारी सेक्टर्स में एक माहौल जो है ग्रोथ का माहौल है, और उन सेक्टर्स में भी जो पिछले 10 साल में अच्छा नहीं किए हैं, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, या फिर जो कैपिटल गुड कंपनीज हैं जो बड़ी इक्विपमेंट, प्लांट इक्विपमेंट बनाती हैं, जो ईपीसी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज में भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो मोमेंटम उन्होंने पिछले 8-10 साल में कभी नहीं देखा, वो अब उन्हें देखने को मिल रहा है। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, ये एक दो सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, ये 5, 6, 7 सेक्टर से जुड़ी हुई है। और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है इंडिया में पिछले 10 सालों में कि सारे सेक्टर्स एक साथ अच्छा कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि आपकी जो करेक्शंस हो रही हैं वो बहुत डीप करेक्शंस नहीं हो रही, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर आपको सपोर्ट दे रहा है। आपकी वैल्यूएशंस कोई कोई सेक्टर्स में अभी भी रीजनेबल हैं, इवन दो मार्केट एक्सपेंसिव है, बट किसी किसी सेक्टर्स में वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। तो मार्केट को एक सपोर्ट है, डाउनसाइड सपोर्ट है, और अपसाइड में ग्रोथ का आउटलुक ऐसा मैंने पिछले 8-10 साल में नहीं देखा जहाँ इतने सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आप इस बार देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि इस तरह का मार्केट हमने काफ़ी सारे सालों में नहीं देखा है। राहुल सर, पहले तो शुक्रिया 18 ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए। जितना हमारा रिसर्च रिपोर्ट से हम समझ पाए हैं, शायद आप बैंकिंग की वैल्यूएशन को लेकर भी आपका कंफर्ट लेवल है। सर, आप बता पाएंगे कि वैल्यूएशन को लेकर बैंकिंग की आप इतना कंफर्ट क्यों है, किस वजह से है, क्या चीज़ आपको नोटिस हो रही है, और किस सेगमेंट में आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है? क्योंकि बैंकिंग में दो डिवीजन है, एक सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। जो बैंकिंग के बारे में जो हमारी जो विचार ये हैं कि अगर अगर पूरी कंट्री में ग्रोथ आ रही है और अगर इन्वेस्टमेंट्स होने शुरू हो रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ, जो कि अब तक काफी फीका रहा है, अब वो वापस पिकअप होने की उम्मीद है। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा है बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करने का कि एक तो एनपीएल थे, और दूसरा ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी वो एक इशू था। तो अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप हो रहा है, तो ग्रोथ का जो चैलेंज है वो तो हमें कम होता हुआ दिख रहा है। और जो दूसरी जो बात थी एनपीएल्स की, मेरे हिसाब से हमने दो बड़े कोविड वेव देख लिए, और उसमें बैंक्स का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी मैं बोलूँगा काबिल तारीफ रहा है। कि जहां हमें लग रहा था कि 5 से 7% लोन खराब हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट केवल 2 से 3% के आसपास लोन्स खराब हुए हैं। और ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं रहा है। अगर आप बड़े प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को भी देखें तो उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। तो और वैल्यूएशंस क्या हुई है कि पिछले एक साल में जहां की मार्केट जो है कि 10-15% प्रीमियम पे चला गया है अपने हिस्ट्री के हिसाब से, बैंकिंग सेक्टर अभी भी उस टाइप की जो वैल्यूएशन री रेटिंग हुई है बैंकिंग सेक्टर में अभी भी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये सब वरीज थी। अब ये जैसे ये चिंताएं खत्म होंगी या हो रही हैं मेरे ख्याल से, बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगी। और तीसरी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता है, जब हम बॉटम इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉटम हो गया और अब अगले एक साल में हमें इंटरेस्ट रेट और कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है, तो उसमें जो इनिशियल फेज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ने की जो इनिशियल फेज होती है, उसमें बैंकिंग सेक्टर और सिक्लिकल सेक्टर्स हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं इक्विटी मार्केट्स के हिसाब से। तो ये जो 2-3 कारण है, ये मेरे ख्याल से काफी
मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग कारण है कि बैंकिंग सेक्टर जो है अगले 1 साल में या 12 से 18 महीने में आउट परफॉर्म कर सकता है सारे मार्केट को। और ये काफी हमारा जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर है मार्केट के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से भी। और कोई भी इकोनॉमी विदाउट बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि बैंकिंग की जो वैल्यूएशन है वो ये अभी दर्शा नहीं रही है। और ये कभी ना कभी मुझे लगता है अभी से लेके अगले 12 महीने तक आपको ये रिजल्ट्स दिखेंगे बैंकिंग सेक्टर में। कि कहीं ना कोई एक साइकिल्स हिस्ट्री भी बताती है कि रहती है। ऐसे में अब आपको मेटल स्पेस के लिए या कमोडिटी स्पेस के लिए कैसे दिखता है ये कैलेंडर ईयर 22? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल भले ही पिछले लास्ट 6 मंथ्स थोड़े कूल ऑफ रहे हों पीरियड्स कमोडिटीज़ के, लेकिन अब मेटल्स की बात हो रही है, दूसरे नॉन फेरस कमोडिटीज़ की बात हो रही है, सॉफ्ट कमोडिटीज़ की बात हो रही है कि वहाँ बाउंस बैक आ सकता है। आप कैसे देखते हैं इस साल कमोडिटी प्राइसेस और कमोडिटीज़ के अंदर भी कौन सी क्लासिफिकेशन है जिसे आप पसंद कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात सही है। कमोडिटीज में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी लास्ट ईयर। और अब चाइना में जो स्लो डाउन हो रहा है उसकी वजह से कमोडिटीज पे थोड़ा तो असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि कमोडिटीज में हमें उस टाइप की प्राइस इंक्रीज या रैली या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस साल। हालांकि जो नॉन फेरस साइड है वहाँ पे हमें लगता है कि कंपनी अभी भी अच्छा करेंगी, क्योंकि नॉन फेरस साइड पे जो एल्यूमिनियम हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो डिमांड के जो ड्राइवर्स हैं वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटो सेक्टर नहीं होते। वहाँ पे रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड ड्राइवर्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल हैं, जो कि लॉन्ग टर्म है। और वहाँ पे मुझे लगता है अभी भी रिटर्न्स अच्छी बन सकते हैं। ऑन द फेरस साइड मैं बोलूँगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं और जो इंटीग्रेटेड कंपनीज है वही अच्छा करेगी। और जो बड़ी कंपनीज हैं, इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं और जिनकी डेट कम हो रही है, वहां पे हमें इक्विटी के हिसाब से रिटर्न अभी भी मिल सकता है। लेकिन जो प्रॉफिट का जो एक उछाल हमने देखा था लास्ट ईयर, वो हमें अब देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो इस साल जो है कंसोलिडेशन वाला साल होगा कमोडिटीज के लिए। नॉन फेरस जो है फेरस से ज्यादा अच्छा करेगा। फेरस साइड में या जो इवन नॉन फेरस साइड में जो बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी डेट कम कर रही हैं, जिनकी कैश फ्लोज इंप्रूव हो रही हैं, वो फिर भी मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकती है। तो एकदम जो है मंदी का माहौल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, मार्केट बहुत सिलेक्टिव हो जाएगी। मेटल्स के हिसाब से हमें चुनना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज, कौन सा सेक्टर्स हम ले, जो कि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। पिछले साल अगर हम देखें तो सब कुछ ही अच्छा कर रहे थे। राइट राहुल, अगर हम इस समय ब्रॉडर मार्केट में देखें तो एक एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें बहुत शेप्स एंड साइजेस की कंपनीज हैं। टेक्सटाइल, आप डॉलर इंडस्ट्रीज को देखिए, रूपा को देखिए, ट्राइडेंट, वेल्सपन, रेमंड, अरविंद फैशन, जो पूरा वर्धमान, केपीआर मिल्स, पूरा सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा बजिंग हो गया है। चाहे वो यार्न स्पिनिंग हो, चाहे फैशन रिटेल हो, ई कॉमर्स ने भी शायद कुछ बूस्ट दिया है। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स दोनों बजिंग हो रहे हैं और गवर्नमेंट इम्पेटस भी ठीक ठाक सा आ गया है। आपको वो स्पेस कैसी नज़र आती है? क्योंकि वो नॉट ओनली वो स्टॉक मार्केट में बहुत वाइडली रिप्रेजेंटेड है मिड कैप्स में, बट वो जॉब्स भी बहुत देती है, वो एक्सपोर्ट एक अपॉर्चुनिटी भी खुल रहा है वहाँ पे। तो और आपने ये सेक्टर देखा होगा कि 10-12 साल से एकदम लैकलस्टर था, एकदम कोने में पड़ा था मार्केट के। ये दिस सीम्स टू बी कमिंग बैक। आपका इस पे क्या एनालिसिस बन रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। टेक्सटाइल्स, जैसा कि मैंने बोला, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स में टेक्सटाइल्स भी मुझे मेंशन करना चाहिए था। इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं, हमारा हमेशा थोड़ा एडवांटेज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से या कंपनीज की मैनेजमेंट की वजह से हम उस रेस में थोड़ा पीछे रह गए थे बांग्लादेश से। अब जो है जो वापस फोकस आई है टेक्सटाइल सेक्टर पे कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर कैन बी बिग एक्सपोर्ट सेक्टर,
और दूसरी बात है कि कंपनीज ने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की थी उनका भी अब रिजल्ट्स आने लगा है। जो मार्जिन्स हम बना रहे थे, जो कंपनीज बना रही थी बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी, वो ओवर कैपेसिटी कम हो रही है। ओवर कैपेसिटी कम होने से मार्जिन्स ऐसे भी इंप्रूव हो रही है, एक्सपोर्ट सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, ऑर्डर बुक्स इंप्रूव हो रही हैं जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स थी। तो दो तीन चीजें जो है साथ में अच्छी हो रही है, और गवर्नमेंट पॉलिसी भी सपोर्टिव हो गई है पिछले एक साल में, और आगे जाके और भी होगी। तो मेरे ख्याल से हालांकि ये बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, बट आपकी बात सही है कि इसमें हमें काफी सारी कंपनीज की ऑप्शंस मिलती है इन्वेस्ट करने की, और हम इसमें इन्वेस्टेड भी हैं कुछ कंपनीज में, और हम हमेशा ये इस सर्च में रहते हैं कि ऐसी कौन से सेगमेंट या कौन सी कंपनीज में टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर सकें। हम ये हमें सेक्टर अभी प्रायोरिटी बेसिस पे हम इसको व्यू कर रहे हैं। राहुल जी, आज सुबह हम जब 18 ऑफ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 5G इंडिया में अब रोल आउट होगा। ये बात हमें पहले मिनिस्टर्स भी एक बार दो बार हमारे कॉन्क्लेव में आके बता चुके हैं, और शायद जल्दी हो जाएगा, इस कैलेंडर के फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए। तो वैसे सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर तो दो ही बड़ी कंपनीज हैं, इनफैक्ट 3 बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन और बेनिफिशरीज बहुत हैं सप्लाई के अंदर। तो आप इस सेक्टर में अगर कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं बीइंग एज एन इन्वेस्टर्स, तो आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे इस पूरे सेक्टर का, क्योंकि एक नए फेज में हम जा रहे हैं जिसको हम 5G कहते हैं। देखिए, इंडिया में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शंस थोड़े कम हैं, और मैं अगर आपको फायदा उठाने की बात करूं, तो अगर मैं कंपनीज के नाम तो नहीं ले सकता, तो कंपनीज के नाम लिए बिना बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ ऑप्शंस हैं, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो हैं ही, क्योंकि अब टेलीकॉम में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि गवर्नमेंट ने जैसी स्टेक ले लिया है वोडाफोन आइडिया में, और जो सेक्टर जो है वो तीन कंपनीज की जो स्टेबल मार्केट शेयर वाली सेक्टर हो गई है। मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर या टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जरिए ही खेलना इसको बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, दूसरा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है, टैरिफ्स बढ़ रही हैं, और डेटा हिसाब से हमारी जो डिपेंडेंस है डेटा पे वो अब बढ़ने ही वाली है, वो कम नहीं होने वाली है। स्पेशली कोविड के बाद तो उसमें और भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं देखूं कि अगर कोई लार्ज सेक्टर के थ्रू अगर मैं इस थीम को प्ले करना चाहूं, तो उसमें मुझे लगता है टेलीकॉम ऑपरेटर से अच्छा कुछ भी नहीं है अभी, और क्योंकि सेक्टर इंप्रूव हो गई है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 5G ऑप्शन की जो प्राइसिंग है गवर्नमेंट ने जो सेट की थी वो भी रिव्यू होगा, क्योंकि वो प्राइसिंग जो थी स्पेक्ट्रम की वो काफी एक्सपेंसिव थी, और जब 2 ही 3 बिडर्स रह गए हैं, मेरे ख्याल में से 2 ही बिडर्स रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि 5G ऑप्शन की जो प्राइसिंग थी वो सही थी कि नहीं थी, या उसे कितना कम करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि डेटा पे जो डिपेंडेंस है या डेटा ग्रोथ का अगर हम अपॉर्चुनिटी को हम लीवरेज करना चाहें, तो टेलीकॉम ऑपरेटर से अच्छा अभी कोई मुझे ऑप्शन नहीं दिखा है। ऑलराइट, तो आप इस सेक्टर पे बुलिश दिखते हैं राहुल। लेकिन अब दूसरे कुछ और सेक्टर्स की आप बात करें, आपको क्या लगता है कि इस साल किस तरह की US डॉलर को लेकर जो वीकनेस दिख रही है इंडेक्स को लेकर, उससे एक्सपोर्टर्स को कितना फ़ायदा मिल सकता है? इस सेगमेंट पर अगर आपकी नज़र हो, कैसे आप इस स्पेस को देखते हैं? देखिए, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाएं और देखें कि जो IT सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो डॉलर वीकनेस या रूपी स्ट्रेंथ के टाइम पे कैसा परफॉर्म करती हैं, ऐसा कोई ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जो डॉलर ग्रोथ है, अगर रूपी 74 का 78 हो जाता है, अगर डॉलर ग्रोथ चेंज नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में कोई ज्यादा रीजन या ज्यादा एक्साइटमेंट होगा उनके वैल्यूएशंस को लेके या उनके परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि एक्सपोर्ट कंपनीज जो हैं वो US
इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। और अगर यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, वो फिर भी अच्छा है इस कंपैरिजन में कि अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है और यूएस इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाए और रूपी डिप्रिशिएट हो जाए और इसकी वजह से रूपी ग्रोथ बढ़ जाए, उससे कोई मुझे नहीं लगता इक्विटी मार्केट्स में कोई एक्साइटमेंट होती है इन कंपनीज को लेके। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर हम आज देखें सॉफ्टवेयर कंपनीज क्यों अच्छा कर रही हैं, क्योंकि डिजिटल स्पेंडिंग जो बढ़ रही है और जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था 2 साल पहले, कोविड के पहले, और वो एक बड़ा सरप्राइज है। और इसलिए अब अगर रूपी डॉलर 72 हो जाए या 77 हो जाए, उससे कोई खास मुझे नहीं लगता कि सेंटिमेंट में फर्क पड़ेगा। इसलिए एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज को हमें रूपी डॉलर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फंडामेंटली इन कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन सी कंपनी कैसे कर रही है, भली फार्मा कंपनी क्यों ना हो, और डॉलर के हिसाब से इनकी क्या ग्रोथ आ रही है, वही से डिसाइड होती है वैल्यूएशन। रूपी ग्रोथ से डिसाइड नहीं होती है वैल्यूएशन या पोटेंशियल ऑफ दैट कंपनी। राहुल, एक स्टेप बैक लेते हैं और इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आप भी बाजार में बहुत लंबे अरसे से हैं और हम ईटी नाउ स्वदेश पे इन इश्यूज को इसलिए बात करते रहते हैं बिकॉज हम समझते हैं कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में अमंग मिलेनियल्स, जो यंग हमारे इन्वेस्टर्स बाजार में जुड़ रहे हैं, उनको इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना ध्यान उन्हें क्या खरीदें, क्या बेचें, क्या पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। आज सुबह हावर्ड मार्क्स जो एक बहुत बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, यूएस के 136th रिचेस्ट अमेरिकन भी हैं, वो जो फंड चलाते हैं एक बहुत बड़ा, उन्होंने एक मेमो लिखा है और उसमें उन्होंने बात की है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलिंग आउट और बुकिंग प्रॉफिट्स। हम लोग मार्केट में इस बारे में बात करते हैं क्या खरीदना चाहिए, बट क्या बेचना चाहिए पोर्टफोलियो में, कब बेचना चाहिए, क्या विनर्स को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या लूजर्स को काटना चाहिए, इस बारे में कम बातचीत होती है, स्पेशली जब आपका कोई बेट मल्टीफोल्ड राइज हो जाता है। उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की है, बट आपका व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि आप तो इस इशू को लाइव अपने फंड्स में झेलते होंगे कई बार। तो ये व्हाट इज द आर्ट ऑफ सेलिंग आउट या बुकिंग प्रॉफिट्स इन योर व्यू? देखिए, कोई भी स्टॉक अगर मल्टीफोल्ड हो जाए तो उसे झेलना नहीं बोलेंगे, उसे जूझना बोलेंगे। हमें जूझना पड़ता है कि हम उस सिनेरियो में क्या करें कि हम उस स्टॉक को कितना रखें या कैसे रखें। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा जो फिलॉसफी है, जो टाटा म्यूचुअल फंड या हमारी जो पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल भी बोलेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी या सेक्टर की जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये कंपनी इतनी प्रॉफिट बनाएगी, ये सेक्टर इतना प्रॉफिट बनाएगा, वो एक्सपेक्टेशन कभी कभार क्या होता है जब साइकिल टर्न होती है तो एक्सपेक्टेशन से वो प्रॉफिट बढ़ने लगता है कि ये प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है आज, वो कल उससे 10% ज्यादा होगी, परसों 20% ज्यादा होगी। और ये एक प्रोसेस होता है, हर सेक्टर में होता है ये। आप स्टेबल से स्टेबल सेक्टर में भी देख लें, कंज्यूमर, तो उसमें भी ये प्रोसेस होता है। और जब वो प्रोसेस शुरू होता है कि इसमें प्रॉफिट एस्टिमेट्स बढ़ रही हैं और ये 2-3 साल तक बढ़ती रहेंगी, जैसे डिजिटल में हुआ है और अभी भी हो रहा है, या आईटी सर्विसेज में हो रहा है, तो उस सिनेरियो में हमें आइडियली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उस स्टॉक या उस सेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए या एंटर करना चाहिए। और जब वो प्रॉफिट एस्टिमेट्स इस लेवल पे पहुंच जाएं कि अब वहां से कोई सरप्राइज नहीं हो रहा, भले ही सरप्राइज नहीं हो रहा हो या फिर वो कंपनी अब ऐसे लेवल पे पहुंच गई है उनकी प्रॉफिट एस्टिमेट्स की, अब वहां से उनको उसको एक्सीड कर मुश्किल हो रहा हो, तब जाके वो कंपनी जो है एक फेयरली वैल्यूड टेरिटरी में चली जाती है। फेयरली वैल्यूड टेरिटरी मतलब ये नहीं कि आप उस स्टॉक से बिल्कुल ही आप एग्जिट कर जाइए, बट ये जरूर होता है कि अगर आप ओवरवेट है, अगर आपने उसमें सपोज 5% अपने पोर्टफोलियो का रखा है, तो आप उसको 3% कर दीजिए, 2% कर दीजिए, क्योंकि वो कंपनी अभी भी अच्छा कर रही है लेकिन अब फेयरली वैल्यूड हो गई है, तो आपकी जितनी प्रॉफिट ग्रोथ आएगी उतनी रिटर्न आएगी।
और एक सिनेरियो ये होता है कि फिर एक्सेस हो जाती है मार्केट में, कभी भी फेयरली वैल्यूड पे चीजें नहीं रहती हैं, तो अंडर वैल्यूड रहती हैं या ओवर वैल्यूड रहती हैं। तो ये ओवर वैल्यू वाली जो सिनेरियो है, एक जजमेंट होती है ऑन की प्रॉफिट एस्टिमेट्स में क्या हो रहा है, या लोगों के एनालिस्ट एस्टिमेट्स में क्या हो रहा है, और वो हमें एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ती है कि कौन से लेवल पे जो है सारी ऑप्टिमिज्म, पूरी दुनिया की सारी ऑप्टिमिज्म जो है वो स्टॉक में अब क्या बोलते हैं एम्बेड हो गई है, घुस गई है। तो फिर हमें उस लेवल पे हमें एक कॉल लेना पड़ता है कि हम उस स्टॉक से पूरा एग्जिट करें या ना करें। और कभी कभी क्या होता है, पोर्टफोलियो लेवल हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई हम वहां एग्जिट करें तो कौन से सेक्टर में जाए। अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है दूसरे सेक्टर में, जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे कुछ स्लो डाउन आ रहा है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, कैपिटल गुड अच्छा कर रहा है, तो जब वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करना आसान हो जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो जो ओवर वैल्यूएशन है वो कुछ दिन तक और रह सकती है। तो ये एक मैं बोलूंगा कि ये एक जिग्सॉ पजल है। इट इज किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। अगर ऑल्टरनेटिव डेवलप हो रही है और ये सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गई है तो फिर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा होता नहीं है। एंड देयरफॉर जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स हैं वो कभी कभी ज्यादा दिन तक ओवर वैल्यूड रह जाती हैं। तो ये एक डायनेमिक सिचुएशन रहता है, एंड इसमें और हर सिचुएशन डिफरेंट है, कोई भी एक सिचुएशन पुराने सिचुएशन जैसा नहीं होता है। तो ये एक हमेशा एक जूझने वाली बात होती है पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए और हर इन्वेस्टर के लिए। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड। कई सारे सेक्टर्स पर आप अपना व्यू हमसे शेयर कर रहे हैं 18 स्वदेश में। धन्यवाद। आज समय देने के लिए बहुत